नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। और इसमें जो है हम जीएस पेपर 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो क्या प्रयास कर रही है, बताइए। तो इन्हीं प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ। आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ये सूचना देख लीजिए। इसमें क्या है कि मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे डेली जो है मंडे टू फ्राइडे हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज के तहत जो है वो डेली क्वेश्चन करवाया जाता है। और इसमें जो है प्रत्येक पेपर से, चाहे जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ आपको न केवल एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रश्न को लिखना सिखाया जाता है कि आपको कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बीच का पार्ट, कैसे निष्कर्ष, तो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। और फिर वीकली जो करंट अफेयर्स होता है, जो सप्ताह में हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी आती है जो वीकली होती है। और इसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि सप्ताह भर के जो भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको इसी एक वीडियो में समेट दे। वो चाहे जितना भी टॉपिक बने, तो वो प्रयास रहता है कि कुछ आपका छूटे ना। तो यहाँ जो है मुख्य परीक्षा के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो रही है। तो आप लोग ये टाइम याद रखिए, 9 बजे और शाम को 4 बजे आप लोग जरूर चैनल को विजिट करिए, वॉच करिए। बहुत ही ज़्यादा जो है लाभदायक स्थिति में रहेंगे। देखिए, अब आते हैं प्रश्न पे। जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। तो सबसे पहला जो है कि आपको जलवायु परिवर्तन हेतु क्या कारण है ये बताना है। और चूंकि ये 12 अंक का अगर प्रश्न है तो 6 अंक तो आपको इसी पे मिल जाएगा कि जलवायु परिवर्तन हेतु जो उत्तरदायी कारण है आप उनको बताइए। फिर इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि जो पेपर 5 और पेपर 6 है वो यूपी स्पेशल का पेपर है, और वहाँ यूपी की चीज़ों को जोड़ करके आपको लिखना है। और अगर आप यूपी की चीज़ें यहाँ कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए कि दुर्घटना होना तय है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे थोड़ा सा यूपी ओरिएंटेड हो करके पढ़े थे और उस तरीके से लिख करके आए, वो बहुत आसानी से 100, 125 नंबर आराम से पा गए, 110, 15, 20 तक। और जो ये सोच रहे थे कि अरे यूपी का ही है, हम भी तो यूपी के हैं, जो आएगा लिख के चले आएंगे, तो उनका काम बिगड़ गया। और जब मार्कशीट आई तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखा। मतलब जो और पेपर में एक अच्छा नंबर पा रहे थे, वो फाइनली जीएस पेपर 5 और 6 में जो है वो 45-50 नंबर को भी पाने में संघर्ष करते दिखे। तो सोचिए कितना बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है। और चूंकि नया पेपर है तो अभी उतना कंटेंट भी नहीं है, तो इसको तो और ज़्यादा सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, मुख्य परीक्षा में तो कोई पोर्शन आपको किसी भी परीक्षा में कंपटीशन इतना टफ है कि कहीं से लापरवाही मत करिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की भरपाई नहीं। जैसे आप पेपर 5, पेपर 6, एस्से, निबंध, अगर ये सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तब उसकी कोई भरपाई नहीं, तब आप लड़ाई से बाहर हैं। चलिए, हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि किसी स्थान के मौसमी दशा जैसे औसत तापमान, वर्षा, बर्फबारी आदि में होने वाली दीर्घकालिक परिवर्तन को जो है वो जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अब बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर भूमिका शुरू कैसे करें। तो कैसे शुरू करेंगे, आपका की पॉइंट क्या है, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए 10 से 12, 15 शब्दों में, वही आपकी भूमिका हो गई। यहाँ प्रश्न किस पे है, जलवायु परिवर्तन पे, और यही आपका जो है वो की पॉइंट है। तो आप इसी को जो है एक्सप्लेन कर दिए, यही आपकी भूमिका हो गई। और ऐसे ही आपको स्मार्ट वर्क करना भी है। अब वो समय नहीं है कि आप जो है भूमिका के लिए 2 मिनट बैठ के सोचिए। 2 मिनट सोचिएगा तो छूट जाएगा प्रश्न। 20 प्रश्न करने होते हैं 3 घंटे में। और समस्या तो तब होती है कि ये 3 घंटे के बाद 1 घंटा आप गैप करेंगे, उसके बाद 2 से 5 फिर सेकंड पेपर करना होता है। और ये क्रम अगले 4 दिन चलने वाले हैं। मतलब सुबह शाम आपको लिखना ही लिखना है 6 घंटा डेली, और एक दिन में 40 प्रश्न करके आने होते हैं। तो हाथ की जो स्थिति होती है वो जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, या जो लोग दिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में
अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने पे चीज़ें लगाए, अब जो मुख्य परीक्षा का जो फॉर्मेट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, वहाँ आपके विद्वता की पहचान कम, आपके राइटिंग स्पीड की जो है स्किल ज़्यादा देखी जा रही है। और जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से लिखेंगे नहीं, बहुत कम शब्दों में अपनी चीज़ों को व्यक्त करना नहीं आएगा, तब तक आप मुख्य परीक्षा पास नहीं करेंगे। तो इसीलिए पैराग्राफ बहुत छोटा छोटा बनाइए, जहाँ जरूरत हो वहाँ पॉइंट दीजिए और उन्हीं पॉइंटों को जो है वो विश्लेषण कीजिए जहाँ आवश्यक लगे। तो ये अप्रोच अपनाइए। और इस सीरीज के उद्देश्य ही हमारा यही है कि हम आपको इसी तरीके से कराएं ताकि आपको यहाँ चीज़ों को सीखने को मिले। और थोड़ा सा ये लंबा होता है, तो इसलिए लंबा होता है क्योंकि यहाँ हम आपको ये केवल मॉडल आंसर नहीं करा रहे, यहाँ हम आपको आंसर राइटिंग करना भी सिखा रहे हैं। तो सिखाने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी और जटिल तो होती ही है, हालांकि यहाँ हम बहुत सरल तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जलवायु परिवर्तन क्या है उसको स्पष्ट कर दिया। सामान्यतः जलवायु परिवर्तन के कारणों को जो है वो दो श्रेणियों में बांटा जाता है, और पहला कारण है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय गतिविधियों से संबंधित। तो ये दो कारक होते हैं। तो अब आप देखिए कि प्राकृतिक कारक, चूंकि पहला जो 6 अंक है आपको इसी पे मिलना है, तो थोड़ा सा आप इसको दिखाइए कि पहला जो प्राकृतिक कारक उसमें महाद्वीपीय संवहन है, फिर ज्वालामुखी विस्फोट है, पृथ्वी का झुकाव है और समुद्री धाराएं हैं। तो जलवायु परिवर्तन का ये प्राकृतिक कारण है, इसको आपने यहाँ बता दिया। अब जो है इसको संक्षेप में जो है एक्सप्लेन कर दीजिए कि महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं और हवाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर जो है वो पड़ता है। जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष 1 जो मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है। आप सभी जानते होंगे कि ये जो पृथ्वी है, पहले तो अगर देखा जाए तो एक भूभाग था, फिर उसके बाद इसमें विस्फोट हुआ और ये अलग हुई चीज़ें, सागर बने, फिर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप भूगोल में पढ़े होंगे। तो वही है कि अभी भी जो है इसमें ये चीज़ें निरंतर हो रही हैं। जैसे जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट से जा करके वो धंस रही है, तो धंस रही है तो हिमालय ऊपर उठ रहा है। तो अगर हिमालय ऊपर उठ रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो है वो जलवायु में प्रभाव पड़ना तय है। तो ये तो प्राकृतिक कारण है जहाँ हमारा आपका बस नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और चूँकि इसकी गति इतनी धीमी है तो इसका प्रभाव भी बहुत धीमे गति से पड़ता है। फिर दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होने से बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण आदि वायुमंडल में जो है वो उत्सर्जित होते हैं, जिससे पृथ्वी पर आने वाली सूर्य प्रकाश की मात्रा घट जाती है और पृथ्वी का जो है वो तापमान घट जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर छोटा सा तो मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो कैसे इतना प्रभावी होगा। अब चूंकि हमारे आप के यहाँ ज्वालामुखी है नहीं तो हम लोग इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते, लेकिन ये जहाँ है, मतलब जैसे हवाई द्वीप में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा, इटली में है ये, फिर इंडोनेशिया में है, ये जहाँ है वहाँ मतलब बहुत व्यापक स्तर पे वहाँ की जलवायु को जो है वो प्रभावित करती है। और किन कारणों से करती है? इसी कारणों से कि जो है वो सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, जिससे पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है और वो स्थान जो है वो ठंडा हो जाता है। फिर पृथ्वी का झुकाव है। आप सभी जानते होंगे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के झुकाव में बदलाव के कारण भी ऋतुओं में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। यदि यह झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगे तो अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने लगेगी। अगर जो अभी जो झुकाव है तो आप समझ लो ऋतुएं बदलती रहती हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये और झुकने लग जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी पड़ेगी। तो ये जो है कुछ प्राकृतिक कारण हैं। फिर समुद्री धाराओं की यदि बात करें तो जलवायु को संतुलित बनाए रखने में सागरों का जो है वो बड़ा योगदान होता है। और पृथ्वी के 71% भूभाग पर समुद्र व्याप्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सबसे बड़ा सिंक है। वायुमंडल की अपेक्षा लगभग 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में होती है, अतः इनकी धाराओं में बदलाव आने से जलवायु जो है वो प्रभावित हो सकता है।
आप सभी जानते होंगे कि जो समुद्र होते हैं वो जो तापमान को तो नियंत्रित करते ही करते हैं, बाकी CO2 को जो है वो अवशोषित भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा होता है। और अगर कहीं से भी इसमें जो समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो न केवल टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा बल्कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मात्रा भी बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ रही है तो फिर आप जान ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं प्राकृतिक, और इनके अतिरिक्त भी जो है सौर विकिरण में उतार चढ़ाव एवं सन स्पॉट चक्र भी जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। देखिए कुछ हद तक ही जिम्मेदार हैं, तो इसलिए इसको मैंने मेन पॉइंट नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप जरूर आधा नंबर आपका बढ़ जाएगा। मतलब स्पॉट चक्र की भी आप जो है बात कर सकते हैं। तो अभी तक जो है मैंने जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों के तहत जो है उसमें पहला जो प्राकृतिक कारण है उसके जो आयाम है उसको मैंने टच किया। फिर दूसरा जो है मानव जनित कारण है, और मानव जनित कारण में सबसे पहला शहरीकरण, और ये आप लोगों को आसान लग रहा होगा क्योंकि जो आप लोगों के द्वारा हो रहा है। हो सकता है कि अगर जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट ना रहे उसको प्राकृतिक कारणों में एक बार तकलीफ हो, उसको ना समझ में आए, तो वो थोड़ा सा वहाँ देखे। और ये तो सभी लोग कर लेंगे, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन और रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का जो है वो प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते होंगे कि अब जो है आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत करीब आ रही हैं। देखिए जिनको मुख्य परीक्षा देना है वो तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ही करें, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। और जिनको अगली बार मेंस लिखना है, मतलब PT अक्टूबर वाला देना है, उसके लिए भी तो ये बैच और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए तो अभी पर्याप्त समय है अपनी मुख्य परीक्षा को तैयार करने का। अगर वो चाहें तो डेली जो हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उससे वो जुड़े और अभी 5-6 महीने में अपने सारे पेपर्स को तैयार कर ले, और उसके बाद फिर PT की तैयारी में लग जाए। तो ये दोनों बच्चों के लिए लाभदायक है। जो अभी देना चाह रहे हैं वो उनके लिए भी है, वो पूरे बैच से जुड़ सकते हैं, और जिनको जो है वो अगली बार देना है वो तो ज़रूर जुड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क करें। इसके तहत हम करेंगे क्या, आपको डेली प्रश्न देंगे, आपको उत्तर लिख के दिखाना है। आपकी कॉपी प्रत्येक दिन जो है वो चेक की जाएगी, सेम डे ही चेक होगी, और सेम डे ही जो है उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। और जो प्रश्न आपको कल करके दिखाना उसका जो है फॉर्मेट भी आपको आज ही दे दिया जाएगा। और कुछ ये डेमो है, आप देख सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आपको ऐसे ही मॉडल आंसर भेजना होगा PDF में, और संस्थान के द्वारा जो भी इसमें समस्याएं हैं, जो भी आप, अगर आपका नंबर आधा नंबर भी कटा है, 1 नंबर भी कटा है, वो क्यों कटा है, जैसे देखिए यहाँ 8 में 2.5 नंबर पाए हैं, तो यानी कि स्थिति खराब है। तो कितना ज़्यादा कमेंट किया गया, यहाँ से लेकर के पूरा कमेंट ही किया गया है, और ये बताया गया है कि इतनी चीज़ें आपकी इसमें कमी, इसलिए आपको 2.5 नंबर दिया गया है। और जब तक परीक्षक के द्वारा प्रॉपर वे में कमेंट नहीं किया जाएगा तब तक विद्यार्थी कैसे समझेगा कि हमारे प्रश्न में क्या, हमारे उत्तर में क्या कमी रह गई। और हम न केवल पूरी तरीके से कमेंट करके बताते हैं, साथ ही साथ इस तरीके से मॉडल आंसर भी देते हैं। तो जिस टॉपिक पे हम आपको प्रश्न देंगे वहाँ की संपूर्ण तैयारी विद मॉडल आंसर आपकी हम करवाएंगे, और इसके माध्यम से जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास कम से कम 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि जो आप तैयार करके जाएंगे, तो जिसकी 70% चीज़ें तो आपको एटलीस्ट मुख्य परीक्षा में मिल ही जाएंगी। अब आप कहेंगे सर आप तो 100% नहीं फंसा पाते हैं, तो देखिए जो भी टीचर या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहे कि हम तो 100% करा देंगे आयोग की चीज़ों को, तो वो अभी या तो आयोग के नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी दिशा सही नहीं है। क्योंकि आयोग है, और आयोग में तो 70% वाला सुपर टॉपर होता है। आप इतना तो करके आइए, यहाँ आपसे उम्मीद ही की जाती है कि आप 65-70% तक यदि चीज़ें कर ले जाइए तो आप टॉप कर जाएंगे, और उससे ज़्यादा संस्थान आपको यहाँ दे रहा है। और अभी हम आपको 100% के चक्कर में लगा दें तो आप यहाँ के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थान तो यहाँ ऐसे ऐसे हैं, इतना इतना मैटर आपको दे देंगे कि आप मैटर में ही गोता लगाते रहिए, और वो आपके किसी काम का नहीं। आपको लगेगा करे वाओ कितना मैटर मिल रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन वो आपको तब लगता है जब आप 1-2 बार परीक्षा देंगे और
जब आप फेल करेंगे तब आपको एहसास होगा कि नहीं, हमको तो बेवकूफ़ बनाया गया। और इसीलिए हम हर बैच में अपने बच्चों से कहते हैं कि आप लोग PYQ जरूर देखिए। अगर आप PYQ देखेंगे, मतलब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, मेंस में कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तब आपको कोई शिक्षक, कोई कोचिंग संस्थान आपको जो है इस व्यावसायिकता के दौर में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्योंकि अब जो है ये विश्वास मान करके मत चलिए कि जो कोचिंग संस्थान है या जो शिक्षक हैं वो आप के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बाजारीकरण आ गया है। तो आप हमारे भी मैटर को जज करिए, आप तभी जज कर पाएंगे। ऐसा नहीं हम अपने आप को उससे अलग मान रहे हैं, हम भी अपने आप को भी समाहित कर रहे हैं, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके मन में, जेहन में PYQ रहेगा। तब आपको लगेगा कि चीज़ें क्या है। आपसे बताएं, अभी UPSC का जो है प्रीलिम्स हो रहा है और हम जो है बहुत नामी कोचिंग के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जब बच्चे लाते हैं और बहुत नामी टेस्ट सीरीज लेकर के आते हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ तो बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी काम की चीज़ें पढ़ो, बाकी चीज़ें छोड़ो। क्योंकि ये जो प्रश्न बनाया गया है ये कभी भी UPSC द्वारा नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चे पूछते सर आपको कैसे पता है? क्योंकि वो ऐसे पता है कि हम लोग खुद उस फेज से गुजरे हैं, मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, और एक नहीं कई दिए हैं। साथ ही साथ ये भी है कि आयोग के पूछने का अपना तरीका है। यहाँ जो बनाता है बच्चा वो जनरली उनमें ये रहता है कि हम कितना कठिन करके दे दें चीज़ों को कि बच्चा देखे तो लगे कि बाप रे बाप, ऐसा फैक्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उसका विश्वास ही लेगा तो वो डरेगा तो ज्वाइन करेगा। एक व्यवसायीकरण वाली भी चीज़ें रहती, लेकिन कोचिंग के व्यवसायिकता में फंस करके क्या है, बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचिए, स्मार्ट वर्क करिए, PYQ खूब ध्यान से करिए, उसके बाद जो समझ में आए आप करिए। सिलेबस और PYQ तो गीता रामायण की तरह पढ़ डालिए। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। थोड़ा सा विषयत्तर चले जाते हैं, लेकिन क्या करें, डेली जो है हम लोग बच्चों से रूबरू होते हैं, उनको समझाते हैं। और चूंकि ये YouTube का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमको लगता है कि इसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा बच्चों को अवेयर कर पाएंगे, तो इसीलिए इतना बोल देते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों का समय भी जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। चलिए, शहरीकरण पे आते हैं। मतलब आपने प्राकृतिक कारणों को बता दिया, जलवायु परिवर्तन के। अब जो है मानव जनित जो कारण है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो है शहरीकरण के बारे में बताइए कि जनसंख्या का संकेंद्रण होने से एक क्षेत्र विशेष में आधारभूत संरचनाओं का जो है वो तीव्र विकास हुआ है, जिससे वहाँ की जलवायु संतुलन को नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि आज के बड़े बड़े महानगरों में न तो गुणवत्तापूर्ण वायु उपलब्ध है और न ही जल है। जैसे आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, तो दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ न तो स्वच्छ वायु है इस समय, न तो स्वच्छ जल है। मतलब अगर दिल्ली को हरियाणा उत्तर प्रदेश से पानी ना मिले तो दिल्ली प्यासी मर जाए, ये स्थिति हो गई है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। और प्रदूषण, वायु प्रदूषण की तो जो स्थिति है कि अब आपसे क्या बताएं। कभी आइए हवेली में, मतलब दिल्ली आकर के देखिए, चीज़ें पता चलेंगी। फिर दूसरा है औद्योगिकरण। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायु प्रदूषण का जो है वो प्रमुख कारण है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण तथा भूमंडलीय तापन के लिए जो है वो जिम्मेदार होती हैं। मतलब कैसे जो है औद्योगिकरण जो है वो हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है, आप इसका यहाँ प्रमाण भी दे रहे हैं। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो वनोन्मूलन है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी की निरंतर बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए अंधाधुंध जो है वो वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे अतिवर्षा या सूखा जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप अगर अपने आसपास ही देख रहे होंगे, यदि कोई भी अपने गांव से बिलोंग करता होगा या जो शहर का भी होगा, तो पहले जितनी ग्रीनरी थी, जितने पेड़ पौधे थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा क्या अपने गांव की ही चीज़ें कहें, जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ खुद की हमारी बगिया करीब 1 किलोमीटर में हम लोग की बाग थी, और अब हम जाते हैं तो वहाँ उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। बहुत से पुराने पेड़ जो हैं वो कट गए हैं, नए पेड़ नहीं लगा मिले हैं। और अगर कुछ एफर्ट मेरे द्वारा किया भी गया है, जो कि हम जा कर के वहाँ कई पेड़ लगाए भी हैं, तो समस्या रूरल एरिया में इस समय क्या है कि जो आवारा पशु हैं या जो नीलगाह हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं पौधों को। तो
जो विकास के दौर में हम जो है वृक्षों को अंधाधुंध भाई चाहे फर्नीचर लकड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर लैंड में भी बहुत सी जंगल जो है, चूँकि भाई अब आबादी बढ़ रही है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, तो अब वो एग्रीकल्चर भूमि में परिवर्तित लोग कर ले रहे हैं अपने बाग बगीचों को। तो ये सब जो है नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान आप लोग देख रहे होंगे कि अब जो है राजस्थान जैसे मतलब जो सूखा एरिया है वहाँ भी फ्लड की समस्या देखी गई, मतलब बाढ़ आ जा रहा है, और जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ सूखे की स्थिति हो रही है। तो ये सब चीज़ें जलवायु परिवर्तन के ही कारण हैं। फिर रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का जो प्रयोग है, पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ी है, जो वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो फर्टिलाइजर है वो एयर पोल्यूशन तो करते ही करते, भूमि और जल प्रदूषण भी बहुत व्यापक स्तर पे कर रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि आज जो है जो कैंसर की चीज़ें, जो कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो फर्टिलाइजर के ही, कीटनाशक के ही प्रयोग का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अन्य मानव गतिविधियां जैसे परिवहन साधनों का विकास, भौतिक संसाधनों जैसे एसी, फ्रिज आदि का बढ़ता प्रयोग भी जो है वो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो आप जो है प्रश्न के एक पक्ष में 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए यदि आपको लग रहा है कि उत्तर थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो आप इसमें अगर 1-2 पॉइंट कम भी कर देंगे तब भी जो है आपका उत्तर पूरा होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर अब चूंकि प्रश्न का दूसरा जो पक्ष है कि जलवायु परिवर्तन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास क्या कर रही है। तो सबसे पहला प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के वनावरण जो वर्तमान में 6.15% है को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है, 15%। मतलब जो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो वनावरण की बात की जाती है वो तो 33% की बात की जाती है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बहुत खराब है, 6.25% है, लेकिन इसको बढ़ा करके 15% करने की बात की जा रही है। तो यानी कि वनावरण को जो है हम जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर वन एवं प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति जो है वो 2017 लाई गई। मतलब जो हमारी पहली वन नीति थी 1998 वाली, उसको परिवर्तित की गई है और राज्य वन नीति 2017 लाई गई है। फिर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति को जो भी मंजूरी दी है। आप सभी जान रहे होंगे जो सौर ऊर्जा है उसे क्लीन एनर्जी के रूप में माना जाता है, और सही मायने में अगर हम सतत समावेशी विकास की बात करें तो उसमें क्लीन एनर्जी की ही भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि यही जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद जो है वो कुशल है। आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, मतलब सौर ऊर्जा के तहत। फिर अयोध्या शहर को जो है सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर प्रदेश के 16 अन्य नगर निगमों तथा नोएडा को सोलर सिटी के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। मतलब हम सौर ऊर्जा की तरफ जो प्रयास कर रहे हैं तो उसका हम उदाहरण भी यहाँ दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आगामी 5 वर्षों के लिए 22,000 जो है मेगावाट का जो हमने लक्ष्य रखा है। फिर सोलर सिटी की बात हो रही है, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए ऐसे प्रयास आपको उदाहरण देके बताने भी होंगे, क्योंकि जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपका उत्तर कहानी होगा, और कहानी लिखने से जो है वो अंक नहीं मिलेगा। फिर जैव ऊर्जा उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 भी लाई गई है। फिर प्रदेश सरकार डीजल पेट्रोल इंजन की गाड़ियों पर निर्भरता घटाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो ये जो सारे प्रयास हैं वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो सकेगा, जिस दिशा में सरकारें प्रयास करती नजर आ भी रही हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं जिस दिशा में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बेहतरीन प्रयास करता नजर आ भी रहा है।
और ये प्रयास आपको यहाँ पीछे दिख भी रहा होगा। तो ये आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से कैसे आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न को देखना है कि कितने डायमेंशंस में प्रश्न पूछा गया है, और फिर प्रत्येक डायमेंशंस को टच करते हुए टू द पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से उत्तर लिखने की चीज़ें बताई गई हैं। तो इसी तरीके से आप भी प्रश्न लिखिए, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए। ये कुछ लिंक्स हैं, समृद्धि IAS का देखिए टेलीग्राम है, आप लोग इसे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारी निःशुल्क दी जाती है संस्थान के द्वारा। कोई भी सूचना आती है, कोई भी फॉर्म आता है, करंट अफेयर्स की चीज़ें होती, सब यहाँ मिलती रहती हैं। ये हमारा YouTube चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये हमारा सेकंड चैनल है, इसे भी आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे भी करें, क्योंकि यहाँ भी बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए आप 7303307507 पे संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।